हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुमूल्य चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद काफी लंबा अंतराल हो गया था। तो उसमें आई होप आप लोगों ने वीडियोस जो मैंने बताए थे आपके अपने कमबैक वीडियो में कि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके एल्डिहाइड्स कीटोन्स को थोड़ा सा देख लेना। अगर नहीं देखा है तो अभी भी इस वीडियो को पॉज करो या स्किप करो, आप उस वीडियो को पहले देखो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने पहले देखा था, और उसके बाद फिर आप आज का लेक्चर जो होगा इस वीडियो का लेक्चर कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जितने लोगों ने देख लिया है उनके लिए कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बहुत डिटेल में ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होता है, कैसे वो प्रिपेयर्ड होते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम ये बात देख चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक कि क्या किस तरीके से वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकली रिएक्टिव हो जाता है या किन चीजों के साथ वो केमिकली रिएक्टिव हो जाता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब उसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम बोलते ही हो एसिड, तो यह बात तो तय है कि वो एसिडिक नेचर का होगा। मतलब यह तय है कि उसके अंदर एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम में एसिड आ रहा है, तो इट कंटेन्स सम एसिडिक कैरेक्टर। और उसी की बात हम करेंगे कि क्या है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो क्या है उसका एसिडिक नेचर, इस पर चर्चा करें। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन यह बताता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एक अच्छा एसिड बनेगा। अब अच्छा एसिड जब कब मैं बोलता हूं, जब मेरे को लगता है कि वो अपने अंदर से बहुत आसानी से H+ निकाल सकता है या बहुत ज्यादा मात्रा में H+ निकाल सकता है। तो पहले ये तय कर लेते हैं कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अपने अंदर से H+ निकाल सकता है। अच्छा, मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अच्छा एसिड तब होगा जब वो H+ निकालेगा। भैया ये अरेनियस साहब ने अपन को 10वीं क्लास में ही बता दिया था कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस मीडियम में जाए, मतलब पानी में डुबकी लगाए और डुबकी लगाते वक्त अगर वो H+ के बुलबुले छोड़ दे, H+ आयंस छोड़ दे, तो वो एक एसिड होगा। और एक अच्छा एसिड तब एक अच्छा माना जाएगा जब वो बहुत आसानी से उस H+ आयंस को छोड़ दे पानी में डुबकी लगाते वक्त, कोई भी सब्सटेंस। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एक अच्छा एसिड मान रहा हूं, तो फिर यह तय है कि इसके अंदर भी अगर इसको पानी में डुबकी लगाओगे तो यह भी अपने अंदर से H+ आयंस को रिलीज करवा देगा। अब मुझे यह देखना है कि वो H+ आयंस कैसे रिलीज होगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज R, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड बॉन्ड H। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज कार्बोक्सिलिक एसिड, R, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब तुम्हें यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन तो हमको दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या यह हाइड्रोजन अपने अंदर से अपने आप को H+ आयन बनाकर निकाल सकता है इस मॉलिक्यूल में से। तो तय यह करना है कि यह हाइड्रोजन जो है वो H+ बनेगा कब, जब भाई साहब इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन उचका लेगा। क्योंकि हाइड्रोजन के पास खेल क्या है, हाइड्रोजन के पास वैसे तो एक प्रोटॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन भी है। और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तभी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है। मतलब इसको छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो हाइड्रोजन जो हो गया वो इस सेंस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन मान लो अगर मैं किसी तरीके से इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, कौन सा एटम डालूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर मैं मान लो मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो हाइड्रोजन पे क्या बचेगा, एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, पहले जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, अब लेकिन वो कोई चार्ज
ना होने वाली कंडीशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। इसको आप क्या घोषित कर दोगे? लाइक दिस विल बी हाइड्रोनियम आयन। सो दिस इज व्हाट यू हैव एज हाइड्रोनियम आयन। और बस यह तय करना है कि क्या यह निकल सकता है, यह तय करना है कि क्या हाइड्रोजन से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन भाई साहब किसका हाथ पकड़ा हुआ है? ऑक्सीजन का। ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, और ऑक्सीजन तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे इसको। तो फ्लोरीन के बाद जो दूसरा सबसे शातिर चोर है अपनी केमिस्ट्री में, शातिर चोर है अपनी केमिस्ट्री में, वो ऑक्सीजन ही है। मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, मैंने दुनिया के 3 शातिर चोर बताए, अगर नहीं याद आ रहा हो तो अभी लिख लो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन। ये दुनिया के 3 सबसे बड़े शातिर चोर है। इनमें सबसे बड़ा सबके पप्पा कौन है? फ्लोरीन। इनसे तो मतलब कोई बचा ही नहीं आज तक चोरी करने के लिए, मतलब ये तो कहीं भी जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, चोरी कर लेंगे। सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। और थर्ड नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। तो ये दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर है। और चोर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। केमिस्ट्री में चोर बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब तुम बोलोगे तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला करो ना, चोर किस वजह से बोलते हो? भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो कहीं भी जाएंगे, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे, जिसके साथ वो हाथ पकड़ेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन उचका के ले आएंगे। तो ऑक्सीजन जब मैं बोल रहा हूं कि दूसरे नंबर का चोर है और किसका हाथ पकड़ा हुआ है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चुरा के ले आएगा, और इसलिए मैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बोल के चोर बोलता हूं, और ये इनका ऑर्डर है, ये याद रखना है अपने को। तो ऑक्सीजन हो गया चोर, और ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उचका लेगा। तो अभी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, वो ज्यादा देर तक शेयर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नीयत खराब होगी। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही आएगा, साथ में हाइड्रोजन का भी ले आएगा, और हाइड्रोजन को लात मार देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को लात मार देगा। हाइड्रोजन लात खाएगा किस अवस्था में? पॉजिटिव अवस्था में, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो गया, और इलेक्ट्रॉन अगर गया तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता है, तो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा। और ये सब कहानी पानी के अंदर होगी, एक्वस मीडियम में होगी ये सब कहानी। तो जैसे ही आप इसको एक्वस मीडियम में डालोगे, तो आप कह सकते हो कि यहां से एक्वस मीडियम में डालते ही, एक्वस मीडियम में डालते ही H प्लस आयंस को ये रिलीज कर देगा, एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म दिस एज RC डबल बॉन्ड O। O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर आ गया H पॉजिटिव, यहां पर H प्लस आ गया। तो देखो रिलीज कर दिया ना इसने H पॉजिटिव। और अरेनियस साहब ने कहा था कि जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज कर दे एक्वस मीडियम में, वो एसिड। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, बिल्कुल सही है। तो दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज टर्म्ड एज एन एसिड हियर। तो अपन इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोल देंगे। अब ये देखना अलग मुद्दा है कि कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये तय हो गया कि ये एसिड तो है। और एसिड इसलिए क्योंकि H प्लस निकाल रहा है, और फिर ये बची हुई स्पीशीज ये बना रहा है नेगेटिव आयन। अब ये जो नेगेटिव स्पीशी बन रही है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन तुमको इस चैप्टर में अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कई बार बोलने में आएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन मतलब सिंपल यही आयन जो मैंने बनाया हुआ है ऊपर, दिस इज कॉल्ड योर कार्बोक्सिलेट आयन, RCOO नेगेटिव। शॉर्ट में लिखना है तो इट इज RCOO नेगेटिव। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। और इसलिए क्योंकि H प्लस निकाल सकता है, इस वजह से इसको हम एसिड घोषित कर सकते हैं। हालांकि एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बन है, तो क्लियर हो गया ये ऑर्गेनिक एसिड है। और 10वीं क्लास में पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड से वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं मिनरल एसिड से वीक होते हैं। मिनरल एसिड कौन से? जो मिनरल सॉल्ट से बनते हैं, जो मिनरल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये सारे एसिड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, वो वीक होते हैं। तो ये तो कार्बन का एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे उस एसिड को। तो ये उन एसिड से वीकर एसिड है। किन एसिड से? मिनरल एसिड से, जो आप इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हो, उनसे वीक है ये एसिड।
लेकिन ऑर्गेनिक की श्रेणी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रेणी में यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बाकी एसिडों से स्ट्रांग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एसिड्स हैं उनकी कंपैरिजन करें तो ये वाला एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है। क्यों है, कैसा है, सब चर्चा भी करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन ये समझ में आया आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग इनटू वाटर, it will start dissociating in water to give resonance stabilized carboxylate anions and hydronium ions. So this is resonatingly stabilized carboxylate ion. अब ये चर्चा ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बत्तियां गुल हो गई होंगी कि सर ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज, ये इतने खतरनाक वर्ड आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है वीडियो स्किप ही करो। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये बड़ा स्टेबल है। कैसा स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। हमने कहा पहली बात तो रेजोनेंस क्या, हमको ये पता ही नहीं, हमको आते ही नहीं, हम 11 तो पढ़कर आए होते तो यहां थोड़ी ना होते अभी, तो हमें रेजोनेंस ही नहीं पता। चलो मैं थोड़ी देर बाद समझा देता हूं, रेजोनेंस मैं समझा दूंगा। लेकिन सर आप ये बोल रहे हो कि ये स्टेबल है, उससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना। चलो आप बता दोगे कि रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज कैसे है, लेकिन स्टेबिलिटी से लेना देना क्या, स्टेबिलिटी से लेना देना यह है कि जितना ये स्टेबल रहेगा कार्बोक्सिलेट आयन, उतना ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा, उतना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड तुमने बनाया है, उतना ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। सर एक मिनट, फिर से क्या बोल रहे हो, फिर से सुनो। जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल रहेगा, जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल रहेगा, उतना अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, उतना स्ट्रांग ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। सर मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि ये कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। बिल्कुल सही। सर कैसे, हाउ बताओ, बता देते। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे स्टेबल है और इसकी स्टेबिलिटी कैसे इसको स्ट्रांग बनाती है। क्लियर हो गया। बट उसके लिए मुझको बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, तो एक काम करो, पहले तुम चमकदार सा फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन फिर आगे बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम यहां पर, तो खींच लिया फोटो शोटू, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी और कैसे होगी। वो जो रेजोनेंस वर्ड यूज कर रहे हैं वो अपने को संपट नहीं पड़ा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी से ये अच्छा एसिड कैसे साबित हो सकता है। तो पहले हम दूसरे वाले सवाल का जवाब दे देते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी से ये कैसे अच्छा एसिड साबित हो सकता है, इसका जवाब दे देते हैं। उसके लिए पूरा इरेज करता हूं मैं पहले। ये अपन ने किया क्लियर स्क्रीन, हो गई पूरी क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर याद है कि तुम भूल गए अभी कार्बोक्सिलेट आयन। चलो देखो, RCOOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड अंकल हो गए। COO को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब सही है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करें सर, एक्वस मीडियम में फेंक देते, पानी में डुबकी लगवा देते हैं। लगवा दो भैया। तो ये चला गया किस में, एक्वस मीडियम में। सो दिस इज एक्वस मीडियम, और एक्वस मीडियम में जाते ही क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां से O और H निकल जाएंगे ना, तो H अंकल तो पॉजिटिव बनकर चले जाएंगे, और ऑक्सीजन उनसे चोरी करेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चोरी करने वाले तो नेगेटिव कैरेक्टर ही होते, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पे मैं लगा देता हूं नेगेटिव चार्ज, और साथ में निकाल देता हूं H प्लस। क्या निकाल देता हूं, H प्लस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो RCO नेगेटिव बना है, ये जो RCO नेगेटिव बना है, इसको मैं कहूंगा कार्बोक्सिलेट आयन। लाइक दिस इज अ कार्बोक्सिलेट आयन, एंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिनरल एसिड की तुलना में
वीकर एसिड्स होंगे। मिनरल एसिड बोले तो तुम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करो, केमिकल्स का राजा है, किंग ऑफ केमिकल्स है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। नाइट्रिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड खतरनाक एसिड है, HF, HCl, HBr, HI, ये सब मिनरल एसिड्स है, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्योंकि कार्बन है तो कार्बन की वजह से ये एसिड वीक हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बन की कहानी, तो ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये वीक एसिड होगा। ये बात चाहो तो तुम ऊपर स्टार बनाकर लिख भी सकते हो कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स और वीकर देन इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहां पर तुम स्टार बना लो, एक ऊपर जहां नोट्स लिखते होगे वहां पर लिख लो ये बात, क्या आप लिखना है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, all organic acids are weaker than mineral acids। तो मिनरल एसिड की तुलना में तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सब वीक है, तो मिनरल एसिड की तुलना में तो ये सारे एसिड जो हैं दे आर ऑल वीक। बढ़िया बात है। इसका मतलब वीक है तो यह बात तय है कि यह रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं वो 100% डिसोसिएशन नहीं करते। 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो वीक एसिड होते हैं उनमें पूरे मॉलिक्यूल्स अपने H+ को नहीं निकालते, 90% निकालेंगे, 80% निकालेंगे, 95% निकालेंगे, 99% निकालेंगे, लेकिन 100% मॉलिक्यूल्स H+ आयंस को नहीं निकालेंगे। 100% मॉलिक्यूल्स H+ आयंस अपने अंदर से नहीं निकालेंगे। बात तय है वाली, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं निकालेंगे तो एक टाइम आएगा जब जो मॉलिक्यूल्स रिलीज कर चुके होंगे H+ वो वापस से जुड़ेंगे, और वापस से जुड़ेंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ भी आएगी। बोले तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। बिल्कुल सही है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन जो अभी आपको बता रहा था कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो एक्चुअली एक डायरेक्शन में जाएगी नहीं, क्योंकि वीक एसिड है। तो वो रिएक्शन पीछे की तरफ भी आएगी, और पीछे की तरफ आएगी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन का तो एक सिद्धांत मालूम है कि इसके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आएगा। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 11वीं की भूली बिसरी याद है? नहीं है तो मेरा वीडियोस देख लेना 11वीं में, वहां पर समझ में आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो इस एसिड को अच्छा बनाना, तो तुम चाहोगे कि रिएक्शन में रिवर्सिबल कंडीशन ना आए, और अगर आती भी है तो ये इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो, अगर इस एसिड को अच्छा एसिड साबित करना है तो। फिर से मेरी बात सुनना। तुम चाहते हो कि अगर रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी आ गई है तो किस तरीके से वो ना आए, पहला तो रिवर्सिबिलिटी उसमें ना आए, और अगर आ गई है सो दिस रिएक्शन शुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम शुड गेट शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का H+ आयंस के रूप में, और वो डिसोसिएशन एक अच्छे एसिड की निशानी होगी। तो तुम चाहोगे कि अगर ये इक्विलिब्रियम भी अचीव कर लेती है तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए। राइट हैंड साइड बोले तो प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम चाहोगे कि रिएक्शन के रिवर्सिबल जो पॉसिबल हो रही थी वो ना हो, या वो रिड्यूस हो जाए। ना हो या रिड्यूस हो जाए। वो कब होगा? जब ये H+ आयंस इसको ऐड करने से मना कर दे, या H+ आयंस इसमें ऐड होने से मना कर दे। किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में। अगर H+ आयंस कार्बोक्सिलेट आयन में ऐड होने से मना कर देता है तो रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जाएगी, फिर रिएक्शन ज्यादातर आगे की तरफ जाएगी, और आगे की तरफ जाएगी तो एसिड अपना डिसोसिएशन दिखा रहा होगा, जो कि एक अच्छे एसिड की निशानी होगा, जो कि एक अच्छे एसिड की निशानी होगा। तो तुम क्या चाहते हो? कार्बोक्सिलेट आयन इस H+ को ऐड ना करे। अगर कर लेता है तो मजबूरी में रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा।
अब ये तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम तो इन दोनों को बनाकर छोड़ दोगे। अब ये दोनों के ऊपर डिसाइडेड है, ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि H प्लस इसको अच्छे से ऐड, H प्लस इसमें अच्छे से ऐड होगा कि नहीं। तो वो तो ये डिसाइड करेगा। ये कौन? कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या डिसाइड करेगा कि मैं H प्लस को ऐड करूं कि नहीं करूं। अगर कर लेता हूं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, एसिड खराब होगा। अगर नहीं करता हूं तो रिएक्शन रिवर्सिबल में नहीं जाएगी, फिर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तो फिर एसिड अच्छा माना जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन तुम्हें क्या लगता है, ये कब H प्लस को ऐड कर सकता है? एक ही सूरत पे, जब ये अनस्टेबल हो। जब ये बोले भैया मैं खुद अनस्टेबल हूं और मेरे को H प्लस ऐड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो मैं अभी अस्थिर हूं और शायद मैं H प्लस को ऐड करके अपने आप को स्टेबल कर सकता हूं, तब वो बोलेगा कि मैं भैया ऐड करके रिएक्शन को पीछे ले जाता हूं। भाड़ में जाए एसिड की परिभाषा, या भाड़ में जाए एक अच्छे एसिड की परिभाषा, मेरे को नहीं चाहिए अच्छा एसिड, मैं खुद को देखूं या उस एसिड को देखूं। ऐसा कार्बोक्सिलेट आयन बोलेगा। किस कंडीशन पे? अनस्टेबल की कंडीशन पे। अगर है तो लेकिन हम यहां क्या बोल चुके? हम ये बोल चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये क्या है? स्टेबलाइज्ड है। तो मतलब ये अनस्टेबल वाली बात तो फिर आती नहीं है, फिर तो ये बात आती है कि ये स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल है तो फिर 100% ये H प्लस आयंस को अपने ऊपर आसानी से ऐड नहीं करवाने वाला। और अगर अपने ऊपर H प्लस आयंस आसानी से ऐड नहीं करवाने वाला, तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं जाएगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं जाएगी तो ये एसिड एक अच्छा एसिड होगा। जब मैं अच्छा एसिड बोलता हूं तो डोंट कंपेयर इट विथ मिनरल एसिड, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि मिनरल एसिड से वीक रहेगा। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, अब तुम बोलोगे सर बाकी कौन से? ये तो सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके तरीके के कितने एसिड्स और होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। उन एसिड की तुलना में ये स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि ये H प्लस आयंस आसानी से इस पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये तब ऐड करता जब ये अनस्टेबल होता। ये तो क्या है? स्टेबल है। तुम पहले ही बोल चुके हो इट इज स्टेबल। और कैसा स्टेबल है? रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये तय होगा कि ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो H प्लस को ऐड नहीं करेगा, रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगी, ये एक अच्छा एसिड होगा। ये एक अच्छा एसिड होगा। तो ये एक अच्छा एसिड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। और वैसे भी 11th क्लास में पढ़ा था, हालांकि मैंने उन टर्म्स का यूज नहीं किया, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाते जिन्होंने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है। एक एसिड जब फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दो आयंस बना रहा है तो इसका एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ये कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी ये एक एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है, इसका एक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और एसिड की स्ट्रेंथ, ब्रोंस्टेड एसिड की स्ट्रेंथ उसके कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है। अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो वो एसिड जो होगा वो वीक होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो जो एसिड होगा ब्रोंस्टेड एसिड वो स्ट्रांग होगा। तो वहां पर जो है ना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कॉन्जुगेट बेस की। लेकिन अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बोलता तो तुम उलझ जाते। जितने लोगों को पता वो इसको कॉन्जुगेट बेस मान सकते। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा बनाया गया ये कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है। तो इसका मतलब ये एसिड अच्छा है, ये एसिड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है अमंग द गिवन अदर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नॉट ऑन कंपैरिजन इट विथ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड से कंपेयर मत करना, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करना। तो ये स्टेबल है। अब मुद्दा यह कि ये स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। क्या है ये? अब वो समझाता हूं। तो यह चीज तय हो गई कि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड है। और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो क्या है? इसका एक कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर कोई पूछे कि कार्बोक्सिलेट क्या है आयन, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वी हैव एन ऑर्डर लाइक कि अच्छा एसिड की स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ होगी अगर एसिड की, तो उसका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। आप ये बात भी यहां पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लाइक स्टेबिलिटी, सॉरी स्ट्रेंथ
of carboxylic acid is directly proportional to stability of its conjugate base. Stability of its conjugate base. So it will be directly proportional to stability of its conjugate base, and this carboxylate ion, which is a conjugate base of this carboxylic acid, is 100% stable because of its resonance. That is why this carboxylic acid is considered to be a stronger acid, stronger than other organic acids. It is not stronger than the mineral acids, it is stronger than the other organic acids. और ये इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया? अब हाँ, ये जरूर देखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन कैसे स्टेबल है, वो मैं और बता देता हूं, बट पहले आप क्या करो, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट, ये समझ में आ गया हमको कि भाई साहब अगर ये स्टेबल हुए तो फिर इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तय ये करना है कि ये स्टेबल है, हाँ स्टेबल है। अरे बोल दिया, हमने बोल दिया स्टेबल है तो स्टेबल है बस। अब मैं बता देता हूं चलो कि क्यों स्टेबल है। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसको और थोड़ा सा अंग्रेजी में यूज करें तो रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। तो अपन फिर से क्या मारते हैं, स्क्रीन को क्लियर मारते हैं और अब ये देखते हैं कि हाउ कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड। तो इसको तो बल्कि तुम क्वेश्चन भी बना सकते हो। यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक, हाउ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट की स्पेलिंग भूल गए यार। कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल लिखो या इज रेजोनेटिंगली स्टेबल लिखो? चलो इज रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज लिख देता हूं, बता दूंगा, तुम घबराया मत करो कठिन वर्ड को देखकर। इज रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कर जाते हैं रेजोनेंस, तो अपन बोलते कोई भी मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज करके अलग अलग रूप में प्रकट हो सके, अपने पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज करके अलग अलग रूप में प्रकट हो सके, तो उस सारे रूपों को हम उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे और उनकी ये काबिलियत को रेजोनेंस बोल देंगे। फिर से बोल देता हूं, वैसे तो तुम इसको प्लेबैक करके फिर से सुन भी सकते हो, लेकिन चलो मैं फिर से बोल देता हूं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज करके, अब तुम सोचो सर डीलोकेलाइज एक नया वर्ड आ गया, अब डीलोकेलाइज कुछ नहीं है, पाई बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा कहीं पे भी, वहीं उसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं घूमेगा। तो हो सकता है वो पहले ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा हो, बाद में वो हो सकता है ए और सी के साथ बन जाए, ए और ए बी सी कोई भी एटम मान लो उसमें। तो वो जो पाई बॉन्ड होगा वो अपने आप को बदल लेगा, अपनी पोजीशन बदल लेगा, अपनी जगह बदल लेगा, जिसको हम कहेंगे वो डीलोकेलाइज्ड हो गया। और डीलोकेलाइज्ड होकर अगर उस मॉलिक्यूल के अलग अलग रूप तुम्हें मिल रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में वो प्रकट हो रहा है तुम्हारे सामने, तो आप उन सारे फॉर्म्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घोषित कर दोगे कि सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पाई बॉन्ड फिर डीलोकेलाइज हो गया, तो अब जो स्ट्रक्चर बना वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सर अब दो हो गए, फिर पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हुआ, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और इस काबिलियत को, उस मॉलिक्यूल की इस काबिलियत को आप रेजोनेंस कह देते हो। ये था 11th क्लास का टॉपिक, जो मैंने 12th में जितना आपके काम का उतना मैंने अभी बता दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कैसे कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, स्टेबलाइज का मतलब क्या है? मन में क्या बैठ रही है बात? मन में ये बैठ रही है सर बात कि सर स्टेबलाइज का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, उसने अपने अंदर H+ को ऐड करने से मना कर दिया, क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल में इतनी क्षमता होती है कि किसी को ऐड करने से मना कर दे। क्यों ये ऐड करने से मना कर रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है भाई मैं पहले से स्टेबल हूं, और स्टेबल हूं तो मैं तुम्हें ऐड करूं क्यों? मैं तो खुश हूं अपने जीवन में, स्थिरता पाया हुआ हूं। अगर मैं अनस्टेबल होता तो तुम्हें ऐड कर लेता, तब मैं रिएक्टिव होता। अगर अनस्टेबल होता तो मैं रिएक्टिव होता, लेकिन मैं तो स्टेबल हूं। और ये स्टेबल
है, इसका मतलब यह कि ये H+ को ऐड नहीं कर रहा, मतलब ये जो H+ है इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जो कि कायदे में होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है ना, वो सिर्फ दिखने का नेगेटिव है, वाकई में ये नेगेटिव यहां पर कहीं मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा नेगेटिव होता तो H+ तो लपक के आ जाता इसके ऊपर, और H+ अगर लपक के इसके ऊपर आ जाता तो ये अच्छी रिएक्टिविटी हो जाती इसकी, तो फिर ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बोलते, स्टेबल थोड़ी ना बोलते। लेकिन अगर बोल रहे हैं स्टेबल, तो ये H+ इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसका मतलब, और नहीं आ रहा तो मतलब ये नेगेटिव में कुछ गड़बड़ है, ये नेगेटिव ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है, नेगेटिव ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव जो है वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर घूम रहा है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, घूम रहा है, भग रहा है यहां से। और अगर ये भग रहा है तो इस H+ को इसको अटैक करने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि H+ जहां जाएगा नेगेटिव पर, तो नेगेटिव पर गया तो नेगेटिव भग गया वहां से, फिर वो वहां पहुंच गया तो वहां जाने लगा, वहां से भग गया वो, तो वो नेगेटिव के पीछे ही भागता रहेगा और उसको नेगेटिव चार्ज कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो घूमता जा रहा है अलग अलग स्ट्रक्चर में। और वो क्यों घूम रहा है? रेजोनेंस के कारण। कैसे? समझो इस बात को, समझो इस बात को। पहला स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O विद अ नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर होंगे, तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दिस ऑक्सीजन कंटेन्स 3 लोन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये कार्बन बोलेगा, यार ये ऑक्सीजन बोलेगा, इनफैक्ट ये वाला ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, कि कार्बन से, कि कार्बन क्यों तुम इस वाले ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे रहे हो? बोला मैं भी तो ऑक्सीजन हूं, मुझ पर क्यों नहीं दिया नेगेटिव चार्ज? तो ये कार्बन बोलेगा यार उसके साथ वो H लगा था, जो H+ बन के निकल गया तो उस पर नेगेटिव आएगा। तो फिर ये ऑक्सीजन बोलेगा, डबल बॉन्ड वाला बोलेगा अच्छा उस पर ही क्यों H लगा था, मुझ पर भी तो लग सकता था। कार्बन ने बोला यार बात तो तुम सही कह रहे हो कि यार इस ऑक्सीजन से H क्यों लगा था, इस वाले जिस पर नेगेटिव है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना देते, और जो ऊपर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके साथ H लगता तो संभावना तो उसकी भी है। तो वो क्या करेगा, दोनों में भेदभाव नहीं रखेगा और दोनों को बराबर का दर्जा देगा। कैसे बराबर का दर्जा देगा? जो कार्बन सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज रख रहा है और डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ रख रहा है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड स्विच हो जाएंगे। कैसे स्विच होंगे? पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन से। ये जो इसका लोन पेयर है ये इस पर बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड, जो कि संभव नहीं है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा था पाई बॉन्ड, ये वापस इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखो, मजा आएगी। अगला स्ट्रक्चर देखो, ये रहा R, इसको कोई चिंता नहीं, ये तो टोटल अलग है इस दुनियादारी से। ये रहा कार्बन। अब जो सिंगल बॉन्ड था वो इस लोन पेयर के थ्रू डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव गायब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया ना, तो डबल बॉन्ड O और नेगेटिव गायब। और जो यहां पर डबल था वो अब सिंगल में बदल चुका है, और इस ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो अब 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर आ गया। देखो दोनों स्ट्रक्चर को सामने, दोनों स्ट्रक्चर, एक बार ये कार्बन सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड ऊपर वाले से, और फिर इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नीचे वाले के साथ और सिंगल बॉन्ड ऊपर वाले के साथ। ये बन गए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो दे आर फॉर्मिंग 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। So these are 2 resonating structures that has been formed here. ये बन गए 2 resonating structures जो यहां फॉर्म हो गए। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, कभी नीचे वाले ऑक्सीजन के पास, कभी ऊपर वाले के पास, कभी नीचे वाले ऑक्सीजन के पास, कभी ऊपर वाले के पास, कभी नीचे वाले ऑक्सीजन के पास, कभी ऊपर वाले। तो H+ बोलेगा भाड़ में जाओ यार, तुम पागल बनाते हो मेरे को, मैं तो नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होने की सोच रहा हूं, तो कभी नेगेटिव नीचे वाले के पास, और जैसे नीचे वाले पर अप्रोच करता हूं इतने में नेगेटिव ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है, फिर ऊपर वाले पर अप्रोच करता हूं तो नीचे वाले के पास, तो बोलता है मैं ऐड ही नहीं होता, जाओ तुम लोग, H+ ऐड ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन इस H+ को ऐड करना ही नहीं चाहता, तभी तो अपना नेगेटिव घुमा रहा है, और नेगेटिव घुमा रहा है तो मतलब ये स्टेबल हो गया।
रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज घूम रहा है एट द कॉस्ट ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट विल बिकम मोर स्टेबल। और इसी स्टेबल वर्ड के लिए उन्होंने रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वर्ड को चुना है। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये रेजोनेंस है, ये जो फिनोमेना है इसको रेजोनेंस बोलेंगे, और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर होंगे, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होगा, जो कि ऑक्सीजन होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होगा तो और अच्छी बात है, वो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जीवन में चाहत ही यही है कि वो नेगेटिव चार्ज गेन कर ले। तो वो कर रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी कर रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी कर रहा है। तो इससे बोलते हैं रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड। सो देयर विल बी टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स which has been formed due to delocalization of pi bond. So this pi bond is getting delocalized, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, कभी नीचे वाले का ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कभी ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो वो शिफ्ट होता जा रहा है, जिस वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है। आप ये भी कह सकते हो इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड, और डिस्पर्स्ड हो रहा है, वो और फैल रहा है, कभी नीचे वाले ऑक्सीजन पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ये चलता जाएगा। तो ये H+ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से जो एसिड जिससे बने वो अच्छे एसिड होंगे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होगा। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे विल फॉर्म they will form stable carboxylate ion. They will form stable carboxylate ion. And if stable carboxylate ion has been formed, which is considered to be a conjugate base of carboxylic acid, then I must say that carboxylic acid is a strong acid. Is a strong acid among the given categories of organic acids. तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रेणी में। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें जो हैं वो इससे रिलेटेड है और इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। गॉट दिस थिंग? जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम के टर्म्स में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में भी ये बात समझ लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो भैया ये राम कहानी समझ में आ गई अपने को कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रेणी में अच्छा एसिड क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी मानते हैं उस एसिड का, वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, जिस वजह से वो एसिड अच्छा एसिड हो जाता है। क्लियर हो गई? अब यही बात को तुम थोड़ी सा टेक्निकल वे में समझ लो। वैसे ये भी टेक्निकल वे ही था, नॉन टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम 11th का जो कंसेप्ट है उस संदर्भ में भी समझ लो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक चीज याद रखना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड होता है उसको Ka बोलते हैं। इसमें अपन ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है। आई होप 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो टेंशन की बात नहीं है, अभी देख लो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही काम में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड जो होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड? इसको हम Ka बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? Ka। और एक बात तय है कि किसी भी एसिड की जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कह सकते हो आप, कि कोई भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी, सो स्ट्रेंथ ऑफ an acid is directly proportional to its Ka value. Directly proportional to its Ka value. मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड जिसका ज्यादा होगा, Ka जिसका ज्यादा होगा, आप कह सकते हो उस एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और ऑर्गेनिक एसिड का बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स के, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका Ka बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स की तुलना में। तो ये Ka जिसका ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड उतनी उस एसिड की उतनी ज्यादा होगी। और K से आप pK भी निकाल सकते हो। लाइक pKa क्या होता है? पोटेंस ऑफ Ka, pKa विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। मतलब अगर Ka ज्यादा है तो फिर pKa कम है। तो आप इससे एक और बात निकाल सकते हो, यही बात यहां पर फिर से लिख सकते हो, दैट स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड
स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के लिए ये सारी चीजें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बट कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, क्योंकि अगर Ka ज्यादा हुआ तो pKa कम होगा, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ Ka वैल्यू होगी. जैसे हमने pH निकालते हैं ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो फिर उसका pH कम आएगा. लेकिन pH कम का मतलब ये नहीं है कि वो एसिड कम है, जितना pH कम होगा उतना एसिडिक अच्छा होगा, क्योंकि 7 से कम जितने pH होंगे वो सब अच्छे एसिडिक की ओर इशारा करेंगे. तो अगर H प्लस आयन ज्यादा होता है तो उसका pH कम होता है, वैसे अगर K ज्यादा रहा तो उसका pKa कम रहेगा. और ये दोनों ही सूरत में एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज होती है. अब क्यों होती है उस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स थे ये 11th क्लास के टूल्स थे. अब इन टूल्स पर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में समझ लेते हैं. तो इधर लिखा हुआ है क्या, इन aqueous solution the carboxylic acid ionize and exist in dynamic equilibrium between the carboxylate ion and the hydronium ion. So it exists in the dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन. तो कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग अ वीकर एसिड than the mineral acid, or you can say it's a weaker acid just because it doesn't get dissociate 100%. क्योंकि वो 100% डिसोसिएट नहीं करता. 90 का परसेंट कर सकता है, 80 कर सकता है, 85 कर सकता है, 95 कर सकता है, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा. तो वहां पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन विच विल डेवलप एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन. ये कार्बोक्सिलेट आयन है. और फॉर अबव रिएक्शन हम K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है? Keq is nothing but the concentrations of product upon concentration of reactants. So it's concentration of product upon concentration of reactants. This is what you call as equilibrium constant Keq. This is equilibrium constant. तो concentration of product upon concentration of reactant. अब अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट का कम है तो एक बात तय है कि Keq ज्यादा होगा. न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तो Keq ज्यादा होगा. और न्यूमरेटर कब ज्यादा? जब प्रोडक्ट ज्यादा. और डिनोमिनेटर कब कम? जब रिएक्टेंट कम. तो प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट कम, इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये रिएक्शन विल टेंड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक अच्छा एसिड साबित ही हो रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन कर रहा है H प्लस आयन का, और H प्लस आयन का डिसोसिएशन एक अच्छे एसिड की निशानी है. तो एक अच्छा एसिड हुआ कि नहीं हुआ अगर Keq ज्यादा है तो. हालांकि इस Keq में हम जो H2O लिखा हुआ है उस H2O को कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि पानी जो होगा बहुत जरूरत से ज्यादा होगा, तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता. जिस एसिड में को पानी में डुबकी लगवाई है वो पानी लबालब भरा हुआ था, तो उसका अगर कंसंट्रेशन थोड़ा कम भी हो गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इस Keq से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये जो H2O ये इस Keq से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट डेवलप करेंगे जिसको Ka बोल देंगे, विच इज Keq इंटू H2O एंड विच इज इक्वल टू दिस पार्ट जो कि बच गया, RCO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड. So Keq is called simple equilibrium constant. K is called as dissociation constant or equilibrium constant for acid. Ka को आप dissociation constant बोल दो या equilibrium constant for acid बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि ये एसिड के डिसोसिएशन की बात बता रहा है, या एसिड के संदर्भ में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. और सिर्फ ये खेल जो होगा Ka की वैल्यू पर निर्भर करेगा. अब हमें ये देखना है कि ये Ka कब ज्यादा होगा, क्योंकि Ka ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब ज्यादा H प्लस आयन निकल रहे हैं और रिएक्टेंट कम है. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो फिर रिएक्टेंट कम होंगे, और ये आपको Ka यहां से मिल जाएगा. ये सारे टूल्स हैं यहां पर.
क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आई। तो Ka के वैल्यू पर कैसे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka बिकॉज K इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में H प्लस आयंस निकल रहे हैं, तो अगर H प्लस आयंस ज्यादा हुए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा H प्लस आयंस दे रहा है वो। और तब हमेशा बात की हमने, अच्छे एसिड की निशानी ज्यादा और जल्दी से H प्लस आयंस देने की होती है, ये होती है अच्छे एसिड की निशानी। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई। बस आपको K पे ध्यान रखना है कि K जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन है, और इसके कंसंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयन आ रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा होगा K उतना ज्यादा होगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा K उतना ज्यादा, या KEQ जिसको आप जो बोल सको, वो ज्यादा होंगे, और उसके ज्यादा होने की वजह से आप ये कह सकते हो एसिड अच्छा होगा, क्योंकि Ka जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड उतनी ज्यादा होगी, या फिर pKa उतना कम होना चाहिए, जो कि माइनस लॉग ऑफ K करके निकल जाएगा। ठीक है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड K होता है, या आप इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन है वो एक्चुअली डिसोसिएशन रिएक्शन है, जहां पर एसिड अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है हाइड्रोनियम आयन में, तो इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। This is what we are having. Now, next. So the strength of an acid is generally indicated by its pK value rather than its K value. तो जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ pK वैल्यू से दी जाती है rather than its K value. pK is equal to minus log of Ka. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं that pKa will be equal to minus log of Ka. Smaller the pKa value, stronger is the acid. तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि strength of an acid is inversely proportional to pKa. So strength of an acid is inversely proportional to pKa. Directly proportional to Ka, but inversely proportional to pKa. ये आप बोल सकते हो। तो strength of an acid is inversely proportional to pKa value, pKa, which is minus log of Ka. क्लियर हो गया? एक फोटो ले लो, उसके बाद बात करते हैं। Now, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करेंगे किससे? अदर ऑर्गेनिक एसिड से। जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि अदर ऑर्गेनिक एसिड से अच्छा एसिड है, तो अदर ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे कौन कौन से? तो कंपेयर करते हैं, अभी बात करते हैं इसकी। पहले यहां पर समझते हैं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंग्स द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी जो एसिडिटी है वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे ज्यादा है। इनऑर्गेनिक की बिल्कुल बात मत करना, मिनरल एसिड की बिल्कुल बात मत करना, सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड में इनकी सबसे ज्यादा एसिडिटी है। दे आर वीकर देन मिनरल एसिड्स। आ गई वो बात, दे आर वीकर देन मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन कौन से हो गए? H2SO4, H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl, HF, इन सब एसिड से तुलना कर लो आप। इन सब एसिड से आप इसकी तुलना कर लो। ये उन एसिड से, इन एसिड से वीक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन alcohols and many simple phenols, and even they are more acidic than alcohols and simple phenols. अभी तक हमने ये देखा था कि जो फिनॉल होता है वो अच्छा एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, like it is having more acidity than alcohol at least. But carboxylic acids are even stronger alcohols than phenol. वो stronger acid than phenols. Carboxylic acids are stronger acid than phenols. फिनॉल से भी ज्यादा अच्छे एसिड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब फिनॉल से इसको कंपेयर कर रहे हैं, कैसे कंपेयर करते हैं चर्चा करते हैं। एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को फिनॉल की एसिडिटी से कंपेयर करते हैं। अभी तक हम जितने चैप्टर पढ़कर आए उसमें हम लोग फिनॉल को सबसे ज्यादा एसिडिक मानते थे जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र नहीं हुआ था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र हो गया है तो भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है फिनॉल से, यह साबित करना होगा। कर देते साबित, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने लिए। यहां पर देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वर्सेस फिनॉल। सो दिस इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, यहां पर देखेंगे। अब यहां पर
So the acidity of carboxylic acid and phenol depends on the stability of conjugate base. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपने आप को डिसोसिएट करेगा एक्वस मीडियम में, तो वो जो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और फिनॉल जो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करके अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये दोनों के कॉन्जुगेट बेस को हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड है फिनॉल से भी। बस हमें दोनों के कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करना है। अब इसमें कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन होगा कॉन्जुगेट बेस? कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हारे पास है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। सो इट्स अ कॉन्जुगेट बेस। और अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के लिए कौन होगा? लाइक अगर फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? इट विल बी फिनॉक्साइड आयन। इट विल बी फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस। सो इट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो इट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब यह तय करना है हमें कि इस कार्बोक्सिलेट आयन के कॉन्जुगेट बेस में और इस फिनॉक्साइड आयन के कॉन्जुगेट बेस में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एक अच्छा एसिड होगा, अगर ये स्टेबल निकल गया तो ये होगा। वैसे मैं बता दूं ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा एसिड है फिनॉल के मुकाबले। साबित करना है बस, ठीक है। वर्डिक्ट तो अपन दे चुके, साबित करना है इस बात को। सो स्टेटमेंट पढ़ लेते थ्योरी पार्ट। कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, एंड व्हेन दीज कॉन्जुगेट बेसेस विल गेट फॉर्म्ड व्हेन द प्रोटॉन हैज बीन रिमूव्ड। जब H+ चला जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ चला जाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन, फिनॉल से H+ चला गया तो फिनॉक्साइड आयन। The carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonance structures in which the negative charge is at the more electronegative oxygen atom. अब यहां पर ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलेट आयन इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो रेजोनेंस दिखा सकता है। बात खत्म। क्योंकि वो रेजोनेंस दिखा सकता है। कैसे रेजोनेंस दिखा सकता है? बाय डिलोकलाइजिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम कर चुके। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था आपको, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड जो बन रहा था वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो वो नेगेटिव चार्ज में यहां कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहां देखो दो डबल बॉन्ड बन गए, ये दो डबल बॉन्ड। फिर वापस से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड वापस से लोन पेयर बना लेगा और ये वापस से नेगेटिव। तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज घूमता ही जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज घूमता ही जाएगा। जैसे RC डबल बॉन्ड O था और ये ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज था, तो क्या हुआ होगा? ये लोन पेयर इसमें आ गया होगा और ये बॉन्ड यहां चला गया होगा। तो क्या हो गया यहां पर? फिर ये डबल बॉन्ड बन गया। सो इट वुड हैव फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर RC, ये डबल बॉन्ड यहां पर। अब 2 लोन पेयर बचेंगे इसके पास और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसके पास 3 लोन पेयर आ गए और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो नेगेटिव पहले नीचे था, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। ये चलता जाएगा क्योंकि यहां से भी वापस शिफ्टिंग हो सकती है। लाइक यहां पर वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से यहां चला जाएगा। तो दिस विल कीप ऑन टेकिंग प्लेस और ये लगातार चलता जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे कि ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी बदौलत 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल माने जा रहे हैं। और चूंकि ये स्टेबल माने जा रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो इनसे बन रहा है ये एक अच्छा एसिड माना जाएगा। अब सवाल यह कि क्या ये फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, क्या इसमें रेजोनेंस नहीं है? क्या ये अपने आप को रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज नहीं कर रहा? तो तुम सोच रहे होगे सर ने तो पहले ही बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल आयन है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये अच्छा एसिड नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो मतलब ये रेजोनेंस नहीं दिखा रहा होगा। गलत। मेरी बात सुनना, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है। फिनॉक्साइड आयन जो है ना उसमें भी रेजोनेंस होता है।
ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसका जो रेजोनेंस है फिनॉक्साइड आयन में वो उतना अच्छा नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। इसमें उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है, साबित करता हूं। पहले तुम्हें कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस समझ में आ गया, ये रेजोनेंस है इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये दो है और ये फिनोमिना रेजोनेंस है। अब मैं तुमको फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बात करता हूं। नाउ ये रहा तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस, ये है फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस। अब तुम बोलोगे बाप रे सर इसमें तो 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पहले बता दो 5 कैसे बन रहे हैं, क्योंकि तो बने हुए हैं, इसमें ज्यादा तुमको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो तुम्हारे पढ़ाई के लिए कि तुम देख लो इसको, लेकिन अगर तुम्हें समझना है तो मैं तुमको समझा भी देता हूं, हालांकि 11th की चीज है बट फिर भी मैं बता देता हूं। पहले तो तुम फिनॉल को डिसाइड कर लो कि फिनॉक्साइड आयन देगा कैसे। तो पहले मैं एक फिनॉक्साइड आयन यहां बना देता हूं, उसके नीचे इसके नीचे यहां पर रेजोनेंस बताऊंगा। तो पहले देखो यहां पर ये है फिनॉल, दिस इज फिनॉल। कहां भेजने, एक्वस मीडियम में। क्या होगा, अपने अंदर से H+ निकाल देगा। कौन सा H+? ये वाला H+, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे चोर के साथ लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन जैसे चोर से उम्मीद ही क्या है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेगा, और हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेगा तो H+ बनकर रिलीज कर देगा। तो जब ये H+ जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब डेफिनेटली इट विल हैव 3 लोन पेयर्स, एक नेगेटिव चार्ज प्लस H+, तो ये H+ रिलीज कर रहा है। ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। ये जो है दिस इज कॉल्ड योर फिनॉक्साइड आयन, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, जो कि इस फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि H+ को ऐड कर रहा है। H+ को ऐड करने वाले बेस होते हैं, लेकिन एक ऐसा बेस जो कभी एसिड था, फिनॉल कभी एसिड था, तो ऐसा बेस को हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। 11th क्लास में है कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब आपको ये देखना है क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस दिखा सकता है। और रेजोनेंस कैसा दिखा रहा है, 5 स्ट्रक्चर का, मतलब बहुत ज्यादा रेजोनेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में तो जो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस दिखाता था वो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पे दिखाता था। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग 2 ही जगह होती थी, 2 ही ऑक्सीजन पर थे। यहां तो 5 जगह होगा। 5 जगह कैसे होगा वो समझ लो अब तुम मुझसे। ये ऑक्सीजन और इस पर नेगेटिव चार्ज है और 3 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए बोलेगा इस कार्बन को, जो बेंजीन रिंग का है, कि मैं इसके साथ एक पाई बॉन्ड बना लूं, लाइक इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लूं। बट ये कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास तो लगातार 2 डबल बॉन्ड होंगे, और 2 लगातार डबल बॉन्ड एक कार्बन पर, उसको अनस्टेबल करते, पॉसिबल नहीं होते। मतलब मान लो एक कार्बन है और इस कार्बन के यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड, तो ये मान लेना ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। दिस कार्बन इज 100% अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल कार्बन हो गया। तो ये कार्बन क्या बोलेगा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं तो मैं ऑलरेडी इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हूं, तो फिर मैं इसके साथ खत्म कर देता हूं। तो वो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखो जो देखने को मिलेगा यहां पर, ये बेंजीन रिंग जैसी थी वैसे ही, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया होगा, क्योंकि एक बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड इसने बना लिया, ऑक्सीजन आ गया होगा। अब इसके पास क्या हो गए होंगे, 2 लोन पेयर, क्योंकि 3 थे, 3 में से एक तो बॉन्ड बन गया। नेगेटिव चार्ज इस पर से खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव चार्ज लेकर गए होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, तो इस कार्बन पर डेफिनेटली एक नेगेटिव चार्ज होगा। बाकी दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो देखो नेगेटिव पहले ऑक्सीजन पर था, बाद में कार्बन पर आ गया, बाद में कार्बन पर आ गया। ठीक है, आगे देखो।
अब ये कार्बन सोचेगा यार ये नेगेटिव का बोझ कब तक उठाऊं, बगल वाले कार्बन से जो इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन लगा हुआ है बोलता है मैं उसको इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड बना लेता हूं, तो हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो वो बोलेगा यार मैं इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां पर एक बॉन्ड बना लेता हूं। ये कार्बन बोलेगा भाई साहब अगर इसने ऊपर बॉन्ड बना लिया तो मैं तो ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा था, फिर मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी लगातार डबल बॉन्ड की जो अनस्टेबल है। तो मैं क्या करता हूं, इस बॉन्ड को खत्म कर देता हूं बाय शिफ्टिंग दिस बॉन्ड टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को। अगला स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। लाइक दिस इज बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O विथ 2 लोन पेयर। यहां पर अब आपको एक नया बॉन्ड मिलेगा क्योंकि इनने यहां बॉन्ड बना लिया, तो यहां एक नया बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी आ गया। ये एक और स्ट्रक्चर देखो, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर अब इस कार्बन पे आ गया, पहले ऑक्सीजन पर था, फिर इस कार्बन पर था, फिर इस कार्बन पर आ गया। अभी रुकेगा नहीं, अभी आगे चलेगा। ये जो कार्बन है ये बोलेगा भैया नेगेटिव का बोझ कब तक उठाऊं, इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं। फिर ये कार्बन बोलेगा भैया अगर यहां डबल बॉन्ड बन गया तो मेरे को पुराना वाला डबल बॉन्ड खत्म करना पड़ेगा, तो इसको वापस इस इलेक्ट्रॉन पे भेज देता हूं। तो अब अगला स्ट्रक्चर देखो, यहां पर ऑलरेडी एक बॉन्ड था, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ऊपर जैसी स्थिति थी वैसी अभी भी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे। अब ये वाला कार्बन सोचेगा यार कब तक ये बोझ सहन करूं नेगेटिव का, एक काम करता हूं इस कार्बन को दे देता हूं। तो ये कार्बन बोलेगा यार मैं तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हूं, मतलब मेरे कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होंगे, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड मेरे को अनस्टेबल कर देंगे। तो वो क्या करेगा, ये कार्बन वापस से इसको इसका लोन पेयर दे देगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर वुड बी लाइक, यहां पर आपकी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, और यहां पर एक और डबल बॉन्ड आ गया, ये भी डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ 3 लोन पेयर्स, ये आ गया। और ऑक्सीजन पर वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो वापस से नेगेटिव जो पहले दिया था वो वापस आ गया। तो तुम देखो नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गया बिकॉज ऑफ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए फिनॉक्साइड आयन के। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, और अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए तो यह बात तय कि कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा अच्छे रेजोनेटिंग है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन तो सिर्फ 2 बता रहे थे, ये तो 5 बता रहे, तो कायदे में तो ये ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थे। मन में ये बात आ रही होगी कि ये ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थे, और ये ज्यादा स्टेबल होते, अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता तो इसका फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड आयन वो ज्यादा स्टेबल होता, तो फिर 100% फिनॉल अच्छा एसिड होता, बट ऐसा है नहीं। अब सोचो क्यों नहीं है। ये 5 के ऊपर वो 2 भारी पड़ रहे हैं, वो 2 कौन से, कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों भारी पड़ रहे हैं, सोचो। वो भारी क्यों पड़ रहा है, वो 2 क्यों डोमिनेटिंग है, ये 5 क्यों इतने, जबकि 5 बार नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है 5 जगह पर। तो हाइड्रोजन तो पागल हो जाएगा, बोलेगा यार वहां तो 2 लोगों में भिड़त थी, कभी इस पर कभी उस पर, कभी इस पर कभी उस पर, तो मैं कहीं ना कहीं तो पा लूंगा उस नेगेटिव को, लेकिन इसमें तो पा ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 4-5 जगह पर आपको नेगेटिव चार्ज को भटकना होगा। 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन, 4 जगह पर 4 एटम्स पर आपको भटकना होगा। तो हाइड्रोजन जो आएगा अटैक होने के लिए वो तो यहां ज्यादा पागल हो जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन तो यहां बिल्कुल ही मना कर देगा कि मैं ऐड नहीं हूं, तो फिर ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी वजह ये, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा उत्पन्न कार्बोक्सिलेट आयन में, वो नेगेटिव चार्ज दोनों ही स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर है। वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर है, एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ये बोलता है कि भैया मैं नेगेटिव चार्ज रखना जानता हूं। जबकि फिनॉक्साइड आयन में मैं मानता हूं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है,
मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि नेगेटिव चार्ज और ज्यादा एटम्स पर बट रहा है, तो इससे ये स्टेबल होना था, लेकिन उन एटम्स में सिर्फ एक ही बार ऑक्सीजन है जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बाकी जगह पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर मिल रहा है। बाकी जगह ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज कमिंग ऑन दैट कार्बन, कभी इस वाले कार्बन पे, कभी ऑर्थो वाले कार्बन पर, और कभी पैरा वाले कार्बन पर। तो कभी ऑर्थो और कभी पैरा वाले कार्बन पर, तो वो 3 बार कार्बन पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज और 1 बार ऑक्सीजन पे आ रहा है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में वो दोनों बार ही ऑक्सीजन पे आ रहा है, और ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इट मेक्स इट मोर स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव आ रहा है, वहां पर दोनों ऑक्सीजन पर बराबरी से नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबल बनाता है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस जितना फिनॉक्साइड आयन को बनाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन इज देयरफॉर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एज कंपेयर टू दिस फिनॉक्साइड आयंस, और इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, और इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा इट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ सारी चीजों को लेकर। तो ये रीजन है, इसकी थ्योरी नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, थ्योरी पर मैं आता हूं, पहले आप इसका एक फोटो खींच लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। नाउ तो यहां पर देख लो, थ्योरी लिखी हुई है। इन कार्बोक्सिलेट आयन In carboxylate ion, the negative charge is delocalized over 2 electronegative oxygen atoms. The negative charge is delocalized on 2 oxygen atoms. Whereas in phenoxide ion, it is delocalized over the oxygen atom. जबकि फिनॉक्साइड आयन में वो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज्ड है, बाकी तो कार्बन है, और हम कार्बन पर नेगेटिव देने से स्टेबल नहीं मानते। हम कहते हैं जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तब वो स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो नेगेटिव चार्ज को रखना जानता है। Therefore, the carboxylate ion is more stabilized than the phenoxide ion, so carboxylic acids are more acidic than phenols. So we can say carboxylic acids are therefore more acidic than phenols. They are more acidic than phenols. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू, उसकी कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, and that makes it more acidic. Carboxylic acid is more acidic than phenol. ये थी थ्योरी पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। यहां पर हमने ये जान लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एक अच्छा एसिड है अमंग दी अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड से अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक एसिड से अच्छा एसिड है, और उसकी ये वजह थी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने देख लिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले एक अच्छा एसिड माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी बदलते हुए रूप होते हैं। बदलते हुए रूप मतलब यह भी निर्भर करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप लगा है, और इस बात पर यह तय होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितना अच्छा या कितना बुरा एसिड है। हमने बाकी ऑर्गेनिक एसिड से तो कंपेयर कर लिया कि एक अच्छा एसिड है, लेकिन इसकी एसिडिटी भी तो बढ़ती घटती रहती होगी। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी अपने आप में, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि किस तरीके का ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा हुआ है, किस तरीके का ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा हुआ है। सो वी नीड टू डिसाइड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी नीड टू डिसाइड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के लिए सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट देखना होगा। वी नीड टू डिसाइड द इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, COOH ग्रुप है, अगर मेरे पास COOH ग्रुप है और इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है, इट कैन बी एल्काइल। जनरली मैं R लिखता था एल्काइल के लिए, लेकिन हो सकता है उस R के साथ कुछ और ऐसा ग्रुप लगा हो जो ये तय करेगा
कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कितनी आसानी से या कितनी जल्दी टूट सकता है, जो ये तय करेगा कि कितनी अच्छे से H+ निकल सकता है, ये ग्रुप तय करेगा। और इसलिए ये कैटेगरी बनाई गई है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, इसलिए कैटेगरी बनाई गई है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। तो इस ग्रुप पे निर्भर करेगा, इस ग्रुप पे निर्भर करेगा कि ये COH का ग्रुप में से जो और H होगा वो H+ कितनी आसानी से या कितने धीरे निकल सकता है, कितनी मुश्किलों से निकल सकता है। अगर ये आसानी से निकल सकता है तो ये एक एसिड अच्छा एसिड होगा, अगर नहीं निकल सकता तो ये अपने आप में बेकार एसिड होगा। तो अब इस ग्रुप की बात करते हैं। अब ये ग्रुप की जगह कौन हो सकते हैं? दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। इस ग्रुप की जगह दो चीजें आ सकती हैं, या तो एक आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको आप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी बोलते हो, और एक आएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हो सकता है कि इस जगह पर आपके एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो और फिर आपके पास लगा हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H, और फिर लगा हो एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। दिस इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो एक लगेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक लगेगा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इस आधार पे। तो वी हैव दिस एज H+ यहां से भी निकलेगा, H+ यहां से भी निकलेगा, लेकिन एक में आसानी से निकलेगा, एक में मुश्किलों से निकलेगा। अब ये EWG और ERG हमें बताने पड़ेंगे कि क्या है। तो EWG और ERG पर अब हम चर्चा करते हैं लंबी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक करके आपको इफेक्ट्स बताता हूं। पहला मैं बताऊंगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर मैं बताऊंगा इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों टॉपिक हम एक एक करके देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो अब एक एक करके दोनों ग्रुप के इफेक्ट्स देखते हैं। तो पहला कौन सा देख रहे हैं? पहला है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, on acidity of carboxylic acid। on acidity of carboxylic acid। EWG का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो क्या होगा देखेंगे यहां पर, जैसे मान लो कोई EWG ग्रुप लगा हुआ था, देन वी हैव दिस एज C, इस C के साथ लगा हुआ था डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहा है एक एसिड की तरह, तो इट विल गोइंग टू डिसोसिएट इनटू दिस H+ आयंस एंड O-। तो क्या होगा? एक्वस मीडियम में इट विल गोइंग टू डिसोसिएट इटसेल्फ, और एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा? इट विल गोइंग टू फॉर्म दिस एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो दिस विल बी हैविंग C डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी हैविंग O with a negative charge and then we'll have this as H+ ion। तो इसके बाद it will going to form this as H+ ion। अब आपको यह देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट आयन को कैसे स्टेबल कर पा रहा है, क्योंकि अगर ये स्टेबल रहा, अगर ये स्टेबल रहा तो 100% ये एक अच्छा एसिड होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है इसका। तो आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा C डबल बॉन्ड O विद अ नेगेटिव चार्ज, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इनफैक्ट ले लेगा, भेजेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा। तो इट विल ट्राई टू पुल दोज इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस साइड, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये नेगेटिव फिर यहां पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था उसको बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो कम होगी,
जिसको पूरा करने के लिए वो इस ऑक्सीजन से मदद मांगेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश कर देगा, देयरबाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इटसेल्फ। ऑक्सीजन एटम अपने ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा लेगा, जिससे इस H+ को मौका नहीं मिलेगा इस पर अटैक करने के लिए, एंड हेंस इट विल बिकम मोर स्टेबल। सो इट विल बिकम मोर स्टेबल देयर आफ्टर। तो वो क्या कर लेगा, खुद को और स्टेबल बना लेगा। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, the electron density on oxygen atom decreases, thereby making the carboxylate ion more stable। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है वो ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसको डिस्पर्स करने में मदद कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी वो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज वो उनके पास रखा जाएगा, तो फिर H+ को वो नेगेटिव चार्ज और नहीं मिलेगा। पहले तो मिल ही नहीं रहा था, वैसे भी अब और नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी अपने पास खींच कर अपने पास ले आएंगे। तो दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में, उसको इलेक्ट्रॉन और नहीं मिलेगा। पहले भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले तो 2 ऑक्सीजन में खेल रहा था नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आने से और ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा। सो देयर बाय मेकिंग द कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल, thereby making the carboxylate ion more stable, and hence stronger will be the acidity of carboxylic acid। उतना कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। तो strength of an acidity will be directly proportional to number of electron withdrawing groups। Like there are more number of electron withdrawing groups, carboxylic acid उतना ज्यादा stronger होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कर सकेंगे। तो यहां पर मैं स्ट्रेंथ की बात भी लिख देता हूं एट दिस एरिया, कि यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड will be directly proportional to electron withdrawing groups number of electron withdrawing groups। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेंगे, इस नेगेटिव को और डिस्पर्स बना देंगे, जिससे H+ इस पर अटैक नहीं करेगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा, और अगर ये स्टेबल है तो ये एक अच्छा एसिड होगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का देखते हैं फिर। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का अपन ने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इफेक्ट देख लिया, इनफैक्ट कि इफेक्ट क्या होगा एसिडिटी पर। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं, जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते हैं। अब कॉमन सेंस क्या कह रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाओगे तो कार्बन को मिलेगा, कार्बन फर्दर ऑक्सीजन को पास कर देगा, ऑक्सीजन पहले से नेगेटिव चार्ज बन के बैठा ही था कार्बोक्सिलेट आयन में, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लो ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगी, जिससे H+ को बड़ी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। तो H+ को बड़ी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, और H+ को बड़ी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, तो फिर हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा, जिससे एसिडिटी घट जाएगी, जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी। बात कर लेते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है लाइक ERG, जो अपने से दूर भगाएंगे इलेक्ट्रॉन को, जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H के साथ लगे हुए हैं, जैसे ये एक्वस मीडियम में गए तो क्या फॉर्म कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप एज इट इज, बॉन्डेड विथ C, बॉन्डेड डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज।
प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि ये डिसोसिएशन यहां पर होगा, H पर प्लस और O पर माइनस, तो दिस O विल गेट अ माइनस एंड दिस H विल गेट अ प्लस। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया ERG, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ध्यान से देखो इस ग्रुप को, उस ग्रुप को ध्यान से देखो आप। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज देंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर भेज देंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन विल गेट शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड एंड मेक दिस कार्बन मोर denser in terms of electrons, so it will increase the electron density on carbon, which will further increase the electron density on this oxygen atom। तो इस ऑक्सीजन एटम पर फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इस इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इजीली कोई भी H+ आसानी से अटैक कर लेगा और रिएक्शन को रिवर्सिबल वे में ले जाएगा। रिवर्सिबल में चली गई रिएक्शन तो एसिड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एसिड तब अच्छा था जब प्रोडक्ट ज्यादा बनते थे, रिएक्टेंट कम बनते थे, लेकिन रिवर्सिबल में चली गई तो फिर रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि रिवर्सिबल में जाए, लेकिन यहां कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ERG एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑक्सीजन एटम पे। So we can conclude that the electron density on oxygen atom, the electron density will increase due to electron repelling group, which will make the carboxylate ion less stable, or which will make the carboxylate ion unstable। और कार्बोक्सिलिक आयन एक बार अनस्टेबल हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड माना जाएगा, मतलब फिर उससे जुड़ा हुआ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप के साथ ये परेशानी आती है कि जो एसिड होता है उसकी एसिडिटी घट जाती है जब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं दैट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is inversely proportional to number of electron repelling groups, number of ERG। जितने ERG ज्यादा होंगे उतनी आपकी एसिडिटी कम होगी, जितने ERG ज्यादा हो, ERG बोले तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो उतनी एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ सब्स्टिट्यूशन। तो जितने ERG ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी आप कह सकते हो कि कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपल टर्म से इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म अनस्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। इट विल फॉर्म दिस एज अनस्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात की मैं समरी आपको दे देता हूं बच्चों, पहले आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक शॉर्ट समरी इसकी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब इस बात की शॉर्ट समरी यहां पर देख लेते हैं, और शॉर्ट समरी ये कहती है कि पहला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उसको डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तो इट विल गोइंग टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा, तो स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन और स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इंक्रीज कर देगा, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड विल इंक्रीज। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, सो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज।
वहीं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, जिससे आप कह सकते हो अनस्टेबल करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी बढ़ गई तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो H+ जल्दी से अटैक कर लेगा. तो इट विल इंक्रीज दी और इट विल अनस्टेबल दी कार्बोक्सिलेट आयन. सो इट विल अनस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन. जिसकी वजह से एसिडिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. सो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिक्रीज. स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिक्रीज. सो दिस विल गोइंग टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो EWG होगा वो एसिडिटी बढ़ाएगा, ERG जो होगा वो एसिडिटी को घटाएगा. सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन खींच लें वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाते, और जो इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड को वो उसकी एसिडिटी को घटा देंगे. तो ERG से एसिडिटी घट जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ समरी. तो यहां पर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की चर्चा खत्म. पूरी चर्चा यहां पर खत्म होती है. हमने हर चर्चा को डिटेल में देख लिया. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद वीडियो कंक्लूड ही करना है. स्क्रीनशॉट ले लो. तो स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने पूरी डिटेल में बात कर ली है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी की, जो कि बहुत अहम प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि उसके नाम में ही एसिड आता है. तो पता होना चाहिए कि कैसा एसिड है, मिनरल एसिड के मुकाबले कैसा एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड के मुकाबले कैसा एसिड है, और अपने आप में क्या उसकी एसिडिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं. तो सारी बातें हमने इस वीडियो में की है, जो कि अच्छा खासा लंबा लेंदी वीडियो है. अब आने वाले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटीज की, कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा दिखाई जाती है और किस तरीके की रिएक्शंस हमें वहां देखने को मिलती है. तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में. और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, हर क्लास के लिए सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, बायोलॉजी हो, ह्यूमैनिटीज हो, अकाउंट्स हो, सोशल साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे नहीं, बल्कि आप magnetbrains.com पर भी जाओगे तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इनके पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि एक प्रॉपर वे में अरेंज होगी, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स भी मिल सकते हैं जिनको आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं. सो कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड.